साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यदि आपने नहीं सुना तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात जो बाबा साहब ने यहाँ पर कही है ब्राह्मणवाद के बारे में, उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस विषय को लेकर आज बाबा साहब बहुत ही बड़ी बातें कहते हैं अपने क्रांतिकारी भाषण में। आज बाबा साहब का स्पीच थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो को वाच करेंगे, पूरा अंबेडकर संदेश वाच करेंगे, बाबा साहब के कंप्लीट संदेश को आप जरूर यहाँ पर सुनेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एक और भरोसा हमें हमेशा अपने मिशनरी साथियों पर रहता है जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित सुनते हैं और आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि वास्तव में आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सम्मानित साथियों, आज का क्रांतिकारी भाषण होने के नाते सारे काम छोड़कर आप इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वाच जरूर करें, बिल्कुल स्किप ना करें। आइए अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, आइए चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय आज़ादी, समानता और बंधु भावना पर आधारित नई पद्धति श्रमिक संगठनों का लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39। हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है। भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा लगातार डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय प्रकाशित किया जा रहा है और इसके खंड 1 से लेकर 40 तक इस समय मौजूद हैं। इसी में खंड 39 से तृतीय भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं, पेज नंबर 86 से 91 तक। हम आपको बता दें, इससे पहले प्रथम और द्वितीय भाग ऑलरेडी हम अंबेडकर संदेश 245, अंबेडकर संदेश 246 के अंतर्गत बता चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ये आपको 1 दिसंबर 2023 से नियमित आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलने जा रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं रविवार दिनांक 13 फरवरी 1938 के दिन दोपहर 1 से 2 के दरमियान नागपुर बनहाट प्रांत से आए प्रतिनिधियों के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ के आंदोलन के बारे में विचार विमर्श करेंगे। ये कार्ययोजना है। परिषद के मनोरंजन कार्यक्रम में समय की जरूरत के अनुसार फेर बदल किया जाएगा। इस परिषद के लिए 40 गांव से बैंड आने वाला है। परिषद में सार्वजनिक कामकाज के लिए मंडप में लाउड स्पीकर की योजना दोनों के लिए की गई है। जनता अखबार तथा पृथक मजदूर पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी के लिए 2 दफ्तर रखे गए हैं। जनता अखबार के लिए चंदा देने वाले अपना साल भर का चंदा यहां दे सकते हैं। साथ ही पृथक मजदूर संघ के सदस्य बनने वाले लोग दफ्तर में अपना चंदा जमा करें। इसके अलावा इन दोनों दफ्तरों में हमारे आंदोलन के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। पिछले कई दिनों से जिसके बारे में धूम मची हुई थी वह है अखिल GIP रेलवे एक्सप्रेस कामगार परिषद का अधिवेशन फरवरी 1938 को 12 और 13 फरवरी के शनिवार और रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परिषद के लिए बनाए गए दलित कामगार नगर की सजावट बेहतरीन थी। परिषद के आयोजकों ने कम से कम 20,000 लोग आराम से बैठ सकें ऐसा प्रबंध किया था। सामान्य साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का जबरदस्त प्रबंधन होता था बाबा साहब के कार्यक्रमों में। इस बात को हमें समझना होगा और साथ ही साथ इस तरह की कार्य योजना से हमें प्रेरणा भी लेनी होगी। साथ ही परिषद के भाषण सभी सुन सकें, इसके लिए लाउड स्पीकर का विशेष प्रबंध किया गया था। अध्यक्ष एवं कर्मचारियों के लिए छोटा सा मंच बनाया गया था। उस पर कई प्रमुख कार्यकर्ताओं के फोटो तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य तस्वीर फूल मालाओं से सजाकर लगाई गई थी। मंच के दाहिनी ओर महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध किया गया था। साथ ही मंच के आसपास स्वागत मंडल के प्रतिनिधि और आमंत्रित मेहमानों का प्रबंध
किया गया था। शनिवार की शाम परिषद के मनोनीत अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपने परिचितों के साथ आगमन हुआ। दलित कामगार नगर में बैंड की मधुर ध्वनि और उनकी जयकार की ध्वनि के मिले जुले स्वरों के साथ लोगों ने प्रेम और अपनत्व से उनका स्वागत किया। मंच पर उनके लिए निर्धारित जगह पर जाकर बैठने तक डॉक्टर अम्बेडकर की जय, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, श्रमिकों की जय हो जैसे जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। उसके बाद छोटे बच्चों ने मधुर ध्वनि में स्वागत पद और अभिनंदन गीत गाए। इसके लिए शंकर राव साल्वे ने काफ़ी मेहनत की थी। परिषद के कामकाज की शुरुआत से पहले ही दलित कामगार नगर महिलाओं और पुरुषों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। नगर की सजावट पताकाओं से की गई थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। कामगार नगर में फिर शांति उत्पन्न होते ही स्वागता अध्यक्ष श्री PN बनकर ने अपना भाषण पढ़कर सुनाया। उनके भाषण के बाद परिषद के उत्साही महासचिव श्री रामचंद्र राव पवार ने परिषद के कामकाज की जानकारी दी, आमंत्रितों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। परिषद के लिए आए संदेश पढ़कर सुनाए। अस्पृश्य समाज के प्रमुख नेता मिसेस सूबेदार विश्राम गंगाराम संवादकर का संदेश अस्पृश्य कामगारों को उनके कर्तव्यों का एहसास कराने वाला होने के कारण महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उत्तर रत्नागिरी के पृथक मजदूर पक्ष की शाखा के अध्यक्ष तथा श्रमिकों के नेता भाई अनंत चित्रे का महाड़ से संदेश आया था। अपने संदेश में उन्होंने रत्नागिरी के उत्तरी इलाके की किसानों की ओर से परिषद के लिए सफलता की कामना की थी। साथ ही इस परिषद का अध्यक्ष स्थान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्वीकारे जाने के लिए अति आनंद प्रकट किया है। उनके अतुलनीय पराक्रमी और सुयोग्य नेतृत्व में श्रमिकों के आंदोलन का निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। इसके लिए हम सभी को जोशपूर्ण संगठन बनाकर प्रत्यक्ष रूप से काम में लग जाना चाहिए। आदि बातें भी उन्होंने अपने संदेश में कही थीं। इनके अलावा अन्य शुभ संदेश पढ़ने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विधिवत अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा। उन्हें पुष्पहार अर्पण किया गया। अब बस कुछ ही देर में हम बाबा साहब का ये स्पीच आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। सामान्य साथियों, आप धैर्य बनाए रखिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। अध्यक्ष स्थान ग्रहण करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने छोटा सा भाषण दिया जिसमें उन्होंने परिषद की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। फिर लोगों से निवेदन किया कि परिषद के आयोजकों ने मुझे परिषद के कार्य की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि आज यहाँ हजारों कामगार अपना दुख प्रकट करने के लिए निडरता से उपस्थित हुए हैं। ये देखकर हमें खुशी हो रही है। उन्होंने श्रमिकों को आश्वासन दिया कि आपके सुख दुखों के बारे में सोच विचार कर आपकी उत्साह स्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में दूसरे दिन अध्यक्ष के नाते अपने विचार प्रकट करूंगा। इस परिषद में उपस्थित अन्य महत्वपूर्ण आमंत्रितों में श्री देवराज नाइक, कमलाकांत चित्रे, प्रधान RD कबली और कडेकर नागपुर के बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। हम सीधे ले चलते हैं रविवार की सुबह यानी कि 13 फरवरी। बाबा साहब का स्पीच 13 फरवरी को होना था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब आज बहुत बड़ी कमेंट करते हैं ब्राह्मणवाद को लेकर। निश्चित रूप से आपके अंदर भी हो सकता है ब्राह्मणवाद शब्द को लेकर कि आखिर ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है। हो सकता है कि आप इसका अर्थ का अनर्थ लगा रहे हो, या हो सकता है आप भी सही अर्थ लगा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में अब सही अर्थ क्या होगा बाबा साहब की नज़रों में, बाबा साहब की दृष्टिकोण से ब्राह्मणवाद का क्या मतलब है, आज निश्चित रूप से ये क्लियर होने जा रहा है। सम्मानित साथियों, रविवार की सुबह विषयों का नियोजन करने वाली समिति का कामकाज पूरा होने के बाद परिषद के दूसरे दिन का कामकाज शुरू हुआ। आज परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण होना था। परिषद के कामकाज की शुरुआत थोड़ी देर से हुई। दलित कामगार नगर में धूप आने लगी थी। इसके बावजूद लोगों का भाषण सुनने के लिए विशाल जन समुदाय उपस्थित था। पहले कुछ मामूली कार्यक्रम और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मित्रों, GIP रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की ये परिषद है। इससे पूर्व इस प्रदेश में तथा अन्य जगहों पर भी दलित वर्ग की कई परिषदें हुई हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ होने वाली
ये पहली परिषद नहीं है, लेकिन अलग अर्थों में अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार की पहली ही परिषद है। इससे पहले सामाजिक अन्याय के निवारण के लिए दलित वर्ग स्वतः लड़ता आया है। अपनी आर्थिक स्थिति शिकायतों के संदर्भ में दलित वर्ग इस परिषद के द्वारा पहली बार इकट्ठा हो रहा है। आज पहली बार आप श्रमिक के नाते एकजुट हो रहे हैं। आज तक हमने अपना ध्यान सामाजिक शिकायतें दूर करने पर केंद्रित रखा है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें हमसे कोई भूल हुई है। अन्य लोग भले कुछ कहें, लेकिन वास्तव में ये सामाजिक अन्याय हमारी इंसानियत को मसलने वाले पाटे हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि आज तक के हमारे संघर्ष के कोई फल नहीं निकले। हालांकि अस्पृश्यता खत्म करने में हमें अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। ये भी सही है कि हर इंसान को मिलने ही चाहिए। ऐसे कुछ बुनियादी अधिकार भी हमें नहीं मिले हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि राजनीतिक अधिकार पाने में हमें सफलता मिली है। कोई हम सिद्धांत को नकार नहीं सकता, हमारे सिद्धांत को कोई नकार नहीं सकता कि जिसके पास सत्ता होती है आज़ादी उसी को मिलती है। आज़ादी पाने और सभी अड़चनों से निजात पाने का एकमात्र साधन सत्ता ही है। इस मामले में कहा जा सकता है कि धार्मिक और आर्थिक शक्ति से अधिक ताकत राजनीतिक सत्ता में होती है। दुख के साथ मुझे आज ये बताना पड़ रहा है कि नए संविधान अनुसार दलितों को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें हमारे दुश्मनों ने अपने षड्यंत्रों द्वारा तथा हमारे बीच कुछ स्वार्थी जरूरतमंद और दुराचारी लोगों की मदद से बेकार बना दिया है। जिस सत्य के साथ संगठन की ताकत नहीं होती, जिस सत्ता के साथ समझदारी नहीं जुड़ी होती, उसे हम सत्ता कह ही नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब समूचा दलित वर्ग संगठित होगा तथा अपने को मिली राजनीतिक सत्ता की महत्ता जाने और अपनी सामाजिक मुक्ति को प्राप्त करने के लिए असरदार ढंग से उसे उपयोग में लाएगा। सामान्य साथियों, हम आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए बस रोकना चाहेंगे। बाबा साहब कहते हैं, उम्मीद व्यक्त करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वह दिन दूर नहीं जब समूचा दलित वर्ग यानी कि बहुजन समाज संगठित होगा तथा अपने को मिली राजनीतिक सत्ता की महत्ता जानेगा। सामान्य साथियों, यदि आपके समक्ष हम ये प्रश्न रखें, क्या बाबा साहब की इस अधूरी इच्छा को, जो बाबा साहब ने उम्मीद जताई थी समाज के ऊपर, क्या वास्तव में ये उम्मीद पूरी हुई है? अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो हम कहते हैं हाँ, बिल्कुल हुई है। मान्यवर कांशीराम साहब के अथक प्रयासों की बदौलत, पूरा जीवन समर्पण करने की बदौलत उन्होंने बहुजन समाज को यूनाइट किया। बाबा साहब के इसी संदेश से प्रेरणा लेते हुए मान्यवर कांशीराम साहब ने एक राजनीतिक दल स्थापित किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर शासन सत्ता स्थापित की। तो यहाँ के दलित वर्ग बहुजन समाज ने अपनी शासन सत्ता स्थापित कर ये दिखा दिया कि एक बहुजन समाज संगठित हो सकता है और अपनी राजनीतिक सत्ता की महत्ता वो जानता है। लेकिन सम्मानित साथियों, एक बेहद जरूरी प्रश्न है। एक प्रदेश में आपकी शासन सत्ता स्थापित करने से बहुत बड़ा परिवर्तन की उम्मीद आप नहीं कर सकते। पूरे भारतवर्ष में बहुजन सत्ता स्थापित हो, इसके लिए क्या आपने कार्ययोजना बनाई है, क्या उपाय आपने किया है, इसमें हमें जरूर सोचना चाहिए। यानी कि पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज की शासन सत्ता स्थापित हो, इसके लिए हर बुद्धिजीवी को अपने स्तर से समाज को यूनाइट करना होगा, बहुजन समाज बनाना होगा और बहुजन समाज की शासन सत्ता स्थापित करनी होगी। ये बाबा साहब का अधूरा सपना है। सम्मानित साथियों, भारत में बहुजन शासन सत्ता स्थापित हो, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। भारत बौद्ध में बने, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। और ये बाबा साहब की अधूरी इच्छा हम सभी को मिलकर पूरा करना है। बाबा साहब कहते हैं, और अपनी सामाजिक मुक्ति को प्राप्त करने के लिए असरदार ढंग से इसे उपयोग में लाएगा, यानी कि राजनीति को उपयोग में लाएगा। सामाजिक जो यहाँ पर शोषण है, अत्याचार है, उससे मुक्ति पाने के लिए। बाबा साहब कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमने गलत दिशा में कोशिश की है। हालांकि ये बात सच है कि हमने लंबे अरसे तक अपनी आर्थिक समस्याओं को
नज़रअंदाज किया, जो कि हमारी राजनीतिक समस्याओं जितनी ही तीव्र थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम अस्पृश्य नहीं हैं, बल्कि श्रमिकों के तौर पर मिल रहे हैं। ये नया रास्ता है और इस बारे में विचार विमर्श करने का एक मौका, यह मौका जिन्होंने उपलब्ध कराया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, कुछ लोग हालांकि ऐसे भी हैं जिन्होंने इस परिषद के बारे में अपने मन में अशुभ भावना पाले हुए हैं। इस परिषद में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने मुझे दोष दिया है। कामगार के नेताओं द्वारा अगर ये आलोचना न की जाती तो मैं इस आलोचना की परवाह नहीं करता। उनकी शिकायत का सार संक्षेप यही है कि मैं दलित कामगारों की अलग परिषद बनाकर कामगारों में फूट के बीज बो रहा हूं। मेरी राय में इस देश के श्रमिकों को दो दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, और वो है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। मेरी राय में इस देश के श्रमिकों को दो दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। दो दुश्मन कौन है? बहुजन समाज के, क्योंकि अधिकांश जनता यहाँ पर श्रमिक की तरह ही जीवन व्यतीत करती है सम्मानित साथियों। इसलिए बहुजन समाज को दो दुश्मनों से लड़ना होगा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, जिसे लड़ना अपरिहार्य है। इस ब्राह्मणवाद को दुश्मन के तौर पर पहचान लेने में असफल रहने के कारण कुछ हद तक की आलोचना हो रही है। दुश्मन मानकर ब्राह्मणवाद से टक्कर लेनी चाहिए। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण आ गई है कि ब्राह्मणवाद का मतलब क्या है। आइए जानते हैं। बाबा साहब कहते हैं, ये मेरा कहना है कि मैं चाहता हूं कि कोई इसका गलत अर्थ ना निकाले। ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब ब्राह्मण जाति का सत्ता, अधिकार और उसके हित संबंध नहीं है। उस अर्थ में मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। ब्राह्मणवाद के मेरी नज़र में ये मायने हैं आज़ादी, समता, बंधुभाव का अभाव। जहाँ आज़ादी का अभाव है, समता का अभाव है, बंधुभाव का अभाव है, वो कोई भी समाज क्यों ना हो, उसी को हम इस प्रक्रिया को, जहाँ पर आज़ादी, समता, बंधुभाव का अभाव है, उसे बाबा साहब ब्राह्मणवाद कहते हैं। इन्हीं मायनों में उसने कहर बरपाया है, और अब भले ब्राह्मण उनके जनक रहे हों, ये अभाव केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं रहा। ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि आज ब्राह्मणवाद का प्रसार सब दूर हुआ है, और वे सभी लोगों के आचार और विचारों को नियंत्रित करता है। इस बारे में भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि ब्राह्मणवाद कुछ विशिष्ट वर्गों को विशिष्ट अधिकार देता है, कुछ अन्य वर्गों को समान मौके देने से भी कतराती है। सह भोजन और दूसरी जाति में विवाह का हक जैसे सामाजिक हदों तक ही केवल इस ब्राह्मणवाद का बुरा असर सीमित नहीं है। कहाँ कहाँ ब्राह्मणवाद है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इतना ही अगर होता तो उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बात केवल इतनी नहीं है। सामाजिक हकों से अलग नागरिक हकों तक उसकी व्याप्ति फैली है। सार्वजनिक स्कूलों, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक वाहनों, सार्वजनिक विश्राम स्थलों का इस्तेमाल करना आदि नागरिक हकों के दायरे में आने वाले मसले हैं। सामाजिक फंड से खड़ी की गई ये सार्वजनिक फंड को इस्तेमाल कर चलाई जाने वाली हर बात सभी नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए खुली होना जरूरी है। लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इस देश में हजारों सालों से बेलगाम छूटे और बिजली के जिंदा प्रवाह की तरह कार्यरत ब्राह्मणवाद का ये प्रभाव है। क्या आप में से किसी के मन में इस बारे में कोई शक है? ब्राह्मणवाद इतना सर्वव्यापी है कि आर्थिक मौके के क्षेत्रों पर भी उसका प्रभाव है। दलित वर्ग के श्रमिकों का उदाहरण लीजिए, अन्य वर्गों के कामगारों के साथ उनकी तुलना करके देखिए। सोचिए कि रोजगार पाने के कौन से दरवाजे उसके लिए खुले हैं। नौकरी में सुरक्षितता और तरक्की के संदर्भ में उसका भविष्य क्या होगा। ये बात भी कुप्रसिद्ध है कि अस्पृश्य होने के कारण कई उद्यम उसके लिए वर्जित हैं। इस संदर्भ में कपड़ा मिलों की बातें कुप्रसिद्ध हैं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि भारत के अन्य हिस्सों में क्या क्या होता है, लेकिन इतना निश्चित तौर पर जानता हूं कि मुंबई इलाके के मुंबई और अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में बनाई विभागों के दरवाजे दलितों के लिए बंद हैं। केवल सूत काटने के विभाग में ही वे काम कर सकते हैं। इस विभाग में तनख्वाहें सबसे कम है। उन्हें बुनाई विभाग में इसलिए प्रवेश नहीं है क्योंकि वे अस्पृश्य हैं। अन्य हिंदू कामगार मुसलमान कामगारों के साथ काम करने के लिए भले तैयार हों, वे अस्पृश्य कामगारों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रेलवे का उदाहरण लीजिए, रेलवे के दलित कामगारों की क्या हालत है।
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ केवल गैंगमैन का काम ही कर सकते हैं। जिंदगी भर वो गैंगमैन का काम करता रहता है, उसकी तरक्की की कोई उम्मीद नहीं होती, उसके लिए ऊंचे दर्जे का कोई पद खुला नहीं है। अपवाद स्वरूप ही किसी को पोर्टर बनाया जाता है, वह भी इसलिए क्योंकि पोर्टर के नाते उसे स्टेशन मास्टर के घर के काम भी अपनी नौकरी का एक हिस्सा मानकर करने होते हैं। ये कड़वी सच्चाई बाबा साहब ने यहाँ रख दी मेरे साथियों। किस तरह के स्पर्शों के साथ किस तरह से भेदभाव होता है, किस तरह से उनका दुरुपयोग किया जाता है, ये बाबा साहब यहाँ कड़वी सच्चाई आपके समक्ष रखते हैं। स्टेशन मास्टर अक्सर उच्च वर्णीय हिंदू होता है, ऐसे में पोर्टर अगर संस्पर्श हो तो उच्च वर्णीय स्टेशन मास्टर के घर में वह कैसे काम कर सकता है। लिहाजा स्टेशन मास्टर दलित वर्ग के व्यक्ति की को पोर्टर नियुक्त करने से बचता है। रेलवे में क्लर्क के पद के लिए योग्यता साबित करने वाली कोई परीक्षा नहीं ली जाती। ज़्यादातर मैट्रिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण लोगों को ही इस पद पर नियुक्ति दी जाती है। भारत के ईसाई, एंग्लो इंडियन और उच्च वर्ग के हिंदुओं में से सैकड़ों नॉन मैट्रिक लोगों को रेलवे में क्लर्क नियुक्त किया जाता है, लेकिन दलित वर्ग के सैकड़ों बच्चों को इस पद के लिए बड़ी चालाकी से नियुक्त नहीं किया जाता। कभी कभार ही किसी को ये मौका मिलता है। यही हाल रेलवे वर्क साहब का भी है। वहाँ मैकेनिक के पद पर दलित व्यक्ति की नियुक्ति अपवाद स्वरूप ही होती है। मिस्त्री के पद की भी यही बात है। दलित वर्ग के व्यक्ति को ये पद मिला हो ऐसा मुश्किल से दिखाई देता है। वर्क साहब में फोरमैन और चार्जमैन का पद भी उसे मुश्किल से ही मिलता है। वो केवल हमाल ही है और हमाल ही रहता है। रेलवे में दलित वर्ग का ये हाल है। जिस किसी उद्योग में उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलने की उम्मीद होती है, वहाँ उसे निम्नतम पदों पर ही नियुक्ति मिलती है और जीवन पर्यंत उसी पद तक उसे सीमित रखा जाता है। कोई पदोन्नति नहीं, उत्कर्ष प्रगति की उम्मीद नहीं और शायद कोई बढ़ोतरी भी नहीं। कामगारों की मांग जब तक नहीं घटती तब तक उसके साथ यही सब होता है, लेकिन अगर कामगारों की मांग घटती है तो सबसे पहले गाज उसी पर गिरता है। उसी को हड़काया जाता है कि नौकरी पाने में उसका आखिरी क्रमांक है। सामान्य साथियों, किस तरह से बाबा साहब ने यहाँ बहुत कड़वी सच्चाई रख दी है। आपको विचार करना होगा कि अब वर्तमान परिदृश्य में जहाँ पर बहुजन शासन सत्ता स्थापित नहीं है, या हम पूरे देश की बात करें, इसी तरह का भेदभाव क्या अभी भी हो रहा है? खासकर उच्च पदों को लेकर, उच्च पदों पर कौन विराजमान है? आप नज़र दौड़ाइए अपने जिले में, अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में, निश्चित रूप से आप पाएंगे उच्च पदों पर कौन विराजमान है और एक अच्छा सा आंकड़ा आप निकाल सकते हैं। सम्मानित साथी, यानी कि स्थिति जस की तस है, क्योंकि अभी तक हमने राजनीतिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। हम सांसद विधायक बनाने में लगे रहे और 131 सांसद इस समय पूरे भारतवर्ष में, लेकिन क्या स्थिति बदली? नहीं मेरे साथियों। जब आपका राजनीतिक दल होगा, आपका शासन सत्ता स्थापित होगा और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने, बहुजन समाज ने शासन सत्ता स्थापित की है, वैसे ही पूरे भारत में शासन सत्ता स्थापित होने की दरकार है। निश्चित रूप से बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और आने वाले समय में ये बाबा साहब का अधूरा सपना भी निश्चित पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आह्वान के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आज़ादी पाने और सभी अड़चनों से निजात पाने का एकमात्र साधन क्या है? बहुत आसान आंसर है, निश्चित रूप से आप दे पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान, संगठन और बहुजनों पर क्या विचार दिया है? आप अपने विचार भी दे सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में अपना विचार, निजी विचार भी आप रख सकते हैं। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, कई सम्मानित साथी यहाँ पर लगातार प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, जिसमें आदरणीय विवेक कुमार रंजन जी गाजीपुर से, आदरणीय कविंद्र सर जी आवाज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आदरणीय नारायण सिंह जी, और इसी तरह से कई सम्मानित साथी महाराष्ट्र से हम देख रहे हैं, बनिता धोखे जी लगातार हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। कई सम्मानित साथी हमारे झांसी से हैं जो लगातार आंसर कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले आपके नियरेस्ट जब सेमिनार होगा, आपका जोरदार सम्मान किया जाएगा। सम्मानित साथियों, इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित आप बात करते रहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब का भाषण होता है, बाबा साहब का संदेश होता है, जिसके माध्यम से समाज में जन जागरूकता लाई जा सकती है
और इसे जन जन तक पहुंचाने में आप हमारा ज़रूर सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आह्वान के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।